नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज एक दो जो हमारे दर्शक हैं, जिनको मैं मित्र कहता हूं, उनके कुछ संदेशों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और फिर आदित्य राज कोल का एक ट्वीट लेंगे। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्मिता पाटिल ने मुझे एक मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि ओंकार जी, आप जैसे विश्लेषक, इन साजिशों के पीछे क्या उद्देश्य है, ये बताइए। वेरी इजी टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। वी हु बिलीव इन मोदी जी एंड हिज intentions should support him. Sometimes you have to step back in the larger interests of the country. We are majorly dependent on Middle East for our energy needs. Let us see it from bird's eye view. Every step need not be always in aggressions. It is wise to step back when it is required. इनका एक और मैसेज आया। इन्होंने लिखा कि आई थिंक अपोजिशन इज बीइंग सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग hatred in Modi followers' mind. Why they are not able to dislodge Modi is only because of Hindus who vote in the national interest. Now, if they are able to divide Hindus, they will be successful in 2024. एक और मैसेज ले लेते हैं। ये कृष्ण कुमार सिंह का है। वो लिखते हैं कि मैं आपका नियमित श्रोता हूं, लेकिन बड़ी जीत के लिए कभी एक कदम पीछे खींचना पड़ता है। इसका फल थोड़ी देर में मिलेगा। मोदी जी बदनाम नहीं होना चाहते। और एक जो मैं आदित्य राज कोल के ट्वीट की बात कर रहा था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है कि इंटरेस्टिंग टू नोट how there are few media folks enjoying and dancing with glee as several Islamic countries issues strong statements on a controversial TV debate. Never saw them this happy when Islamic countries stood with India on key issues including Article 37 एब्रोगेशन। और ये बड़े पते की बात इन्होंने कही है। जब ये सारे इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान के हाय तौबा मचाए जाने के बावजूद मजबूती के साथ भारत के साथ खड़े थे, तब ये जो आज अरब देशों के बेसुरे राग पर भौंडा नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब ये चुप्पी साध करके बैठे हुए थे। कई चीजें हैं, उन पर भी आएंगे, लेकिन जरा एक बार कुछ ऐसे लोगों के ट्वीट देखिए जो देश गिन रहे हैं इस समय कि अब कितने देश हो गए, अब कितने देश हो गए जिन्होंने भारत को कंडेम किया है, भारत के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स जारी किए हैं। ये देखिए, इन्होंने लिखा, आज जिन देशों ने भारत के सामने आधिकारिक आपत्ति दर्ज की है वे हैं कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान। और ये पाकिस्तान का भूल गए शायद। लेकिन
एक आईएएस रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिनको घर भेजा था योगी आदित्यनाथ ने। बहुत सारे अफसरों को घर भेजा गया था और कई तरह के आरोप थे। कम से कम अनुशासनहीनता का तो रहा ही होगा, क्योंकि जिस लैंग्वेज में ये ट्वीट करते हैं, केवल योगी आदित्यनाथ पर नहीं, मोदी पर भी। जरा देखिए इनका क्या बयान आया है। अब तक 13 कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मालदीव, लीबिया, बहरीन, ओमान, पाकिस्तान लगाओ राजदूतों को डैमेज कंट्रोल में। और इनके ठीक नीचे जो आप नाम और चेहरा देख रहे हैं, विनोद कापड़ी। एक और जो मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, संघ के खिलाफ, योगी के खिलाफ लगातार जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं, वो क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और मोदी के पोषित लोगों की वजह से भारत के अपमान पर जिन लोगों का खून नहीं खोल रहा है, वे सारे के सारे भारत माता के दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। इसलिए आज मैंने ये शीर्षक दिया है कि जो अरब देशों के बेसुरे राग पर भौंडे नृत्य कर रहे हैं हमारे देश के भीतर, जरा उनकी पहचान कर लीजिए कि ये कौन लोग हैं और ये इतने बड़े मौका परस्त हैं। अगर दुनिया के कुछ चुनिंदा देश किन्हीं कारणों से या एक बहुत बड़ी साजिश के तहत भारत को, जो भारत की पारंपरिक एक पहचान है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे समय पर जो सरकार है, और सरकार भारत की होती है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की, एनडीए की या यूपीए की नहीं होती है। संयुक्त मोर्चा की भी सरकार अगर 90 के दशक में थी तो वो भारत की सरकार थी। लेकिन जरा सा ऊंच नीच होते ही या एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत जो कुछ चल रहा है इस समय, मौका पाते ही ये लोग किस तरह के तेवर दिखा रहे हैं और किस तरह से मोदी सरकार पर अटैक करना इन्होंने शुरू कर दिया है, इनके इस रुख से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये कल भी मैंने शेयर किया था, ये एनडीटीवी में है। इन्होंने कहा कि कतर के सहायक विदेश मंत्री का कड़ा बयान, कहा कि अगर आधिकारिक और व्यवस्थित तरीके से इससे नहीं निपटा गया तो भारत में इस्लाम के खिलाफ संगठित तरीके से फैलाई जा रही नफरत को दुनिया के 2 अरब आबादी का जानबूझकर किया जा रहा अपमान माना जाएगा। और इनकी देखा देखी आप हिमाकत देखिए अरब देशों की कि किस किस तरह के बयान अब वहां से आने शुरू हो गए हैं। ही इज एन ऑफिशियल ऑफ कतर गवर्नमेंट, दिस इज हिज स्टैंस ऑन हिंदूज, विल MEA रेस्पॉन्ड, क्या हमारा विदेश मंत्रालय रेस्पॉन्ड करेगा? और हमारे यहां जरा टेलीग्राफ की आज की हेडलाइन देखिए, आप अंदाजा लगाइए कि मीडिया का एक हिस्सा किस तरह की हरकतों पर उतर आया है और अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दिया है। इन्हीं उमाशंकर सिंह ने एक और ट्वीट किया था कल, जब घर में इंसान नहीं सीखता तो मौका मिलते ही बाहर वाले सिखा देते हैं। ये एनडीटीवी में है, ये ध्यान रखिए। और
ये कांग्रेस के हैं जिन्होंने तंज कसा नुपुर शर्मा पर, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और राहुल गांधी ने क्या कहा, क्योंकि वो तो विदेश से लौट चुके हैं, उन्होंने कहा कि अंदर से विभाजित होने के कारण बाहर बाहर से कमजोर हो जाता है। बीजेपी की शर्मनाक कट्टरता से न सिर्फ हमें अलग थलग कर दिया है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को भी नुकसान पहुंचाया है। ये राहुल गांधी ही थे ना जो लंदन कहीं भारत में तो है नहीं, ये ब्रिटेन में है। ब्रिटेन की राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी है। यूरोपीय देशों का एक ऐसा शहर माना जाता है जहां की आवाज करीब करीब पूरे यूरोप में सुनी जाती है, पश्चिमी देशों में सुनी जाती है। वहां जाकर के इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि साहब भारत अब रहने लायक नहीं रह गया है। इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, बस एक चिंगारी की कमी रह गई है। जो व्यक्ति, जो पार्टी का नेता विदेशों में जाकर के इस तरीके से भारत की बदनामी करता हो, और ये भी कहा था कि हमारी विदेश नीति बदल गई है, उसमें घमंड आ गया है, और किसके हवाले से ये इन्होंने ज्ञान दिया था, इन्होंने कहा कि यूरोप के नौकरशाहों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है। तब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इनको जवाब दिया था और ये कहा था कि इसे घमंड नहीं कहते हैं, इसे आत्मविश्वास कहते हैं, और जो एक पहचान बनाई है भारत ने, ये उसका परिचायक है। और एस जयशंकर चाहे अमेरिका की यात्रा पर रहे हों या यूरोप की यात्रा पर रहे हों, उन्होंने अमेरिका को भी दो टूक जवाब दिए, यूरोपियन कंट्रीज को भी दिए कि वो अपने गिरेबान में झांके। नंबर 2, जो हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों के, मानव अधिकारों के सवाल खड़े करते हैं, वे जरा अपने यहाँ भी देख लें कि हो क्या रहा है। जो नस्लीय भेदभाव है, नस्लीय हमले हैं, या दूसरी तरह की तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जरा उनको सॉल्व कर लो पहले। और यूरोपियन कंट्रीज को ये कहा था कि आप कौन हैं, ये हमने अब सोचना बंद कर दिया है। हम कौन हैं, यानी भारत कौन है, ये अब आप सोचना शुरू करिए। और ये जो भारत की दो टूक बातें हैं, ये जो कॉन्फिडेंस है भारत का, वो ऐसे ही नहीं आ गया है, कोई 2-4 दिन में नहीं आया है, लगातार अथक प्रयासों से आया है। और इसको किस तरीके से छिन्न भिन्न करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ताकतें लगी हुई हैं, ये हम कई मौकों पर देख चुके हैं। सीएए के मौके पर भी देखा है, 3 कृषि कानूनों के मौके पर भी देखा है, एनआरसी को लेकर के तमाम तरह की अफवाहें देश के भीतर देश के बाहर उड़ाई गई, और अब भी इस समय भी भारत को बदनाम करने की चेष्टा की जा रही है। हिजाब को लेकर के भी गलतफहमियां फैलाई गई कि साहब हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है, जबकि ऐसा नहीं था। केवल स्कूल कॉलेजों में, क्लासेस में कोई हिजाब या नकाब पहन करके नहीं बैठ सकता है, ये कहा गया था। लेकिन इसे दूसरे तरीके से फैलाया गया, बदनाम किया गया मोदी सरकार को। और शायद इन सारे प्रेशर की वजह से भी मोदी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को ये जो दुष्प्रचार चल रहा है, भारत को बदनाम करने की, भारत को अलग थलग करने की जो चेष्टाएं हो रही हैं, उसकी वजह से एक स्टेप लेना पड़ा
जिसकी तरफ स्मिता संकेत दे रही हैं, या कृष्ण कुमार सिंह कह रहे हैं कि सर, आपका नियमित श्रोता हूं, लेकिन बड़ी जीत के लिए कभी कभी एक कदम पीछे खींचना पड़ता है, इसका फल थोड़ी देर में मिलेगा। मोदी जी बदनाम नहीं होना चाहते, या जो भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उसमें वो दूसरे साजिशकर्ताओं को सफल नहीं होने देना चाहते। और आदित्य राज कोल ने जो कहा है कि यहाँ के कुछ मीडिया हाउस, और मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूँ, केवल मीडिया हाउस नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टियां देख लीजिए जो मोदी विरोधी हैं, ये लुटियन मीडिया के कुछ चेहरों को आप देख लीजिए, या सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों को देख लीजिए, या इस तरह के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं या रिटायर्ड किए गए ऑफिसर हैं, उनके फ्रस्ट्रेशन देख लीजिए, उनकी लैंग्वेज देख लीजिए, या जो ऐसे पत्रकार, ये विनोद कापड़ी कापड़ी जैसे लोग, जो बात बेबात केवल हमले करने का बहाना ढूंढते रहते हैं मोदी सरकार पर, इनके सुर आप जरा पिछले कुछ दिनों से देखिए। और जैसा मैंने कहा था कि ऐसे समय एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए सब लोगों को। ये ठीक है, नुपुर शर्मा को या नवीन को जिस तरीके से पार्टी से बाहर किया गया, उसको लेकर के बहुत बड़ा वर्ग आहत है, नाराज है, और उनकी नाराजगी, उनकी पीड़ा समझी जा सकती है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। संजय दीक्षित के साथ मैंने कल एक शो किया था, और उसमें भी हमने एक टेप, एक वीडियो दिया, जिसमें जाकिर बाकायदा वही बात कह रहा है जो नुपुर शर्मा ने कहा था। लेकिन साजिशन, एक ऐसा माहौल बनाया गया कानपुर में दंगा करने के बाद, एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जैसे नुपुर शर्मा ने कोई ऐसी बात कह दी है जो कोई नहीं जानता है, जबकि यह पब्लिक डोमेन में है। ऐसे बहुत सारे बयान इधर आ रहे हैं जो पीड़ा पहुंचाने वाले हैं। सुप्रिया श्री ने, जिन फ्रिंज एलिमेंट ने नफरत और उन्माद भड़काया, उन पर यूएपीए का केस बनता है, वो अभी तक क्यों नहीं लगाया गया? यानी राजद्रोह क्यों नहीं लगाया गया? फिर जयंत सिंह, जब मैंने नुपुर शर्मा के शर्मनाक बयान के खिलाफ बात रखी, तो बहुत लोग मुझे समझाने की बात कर रहे हैं। मैं सबको निमंत्रण देता हूं, घर आकर के मुझे बता दें कैसे देश के संस्कारों और इतिहास के विपरीत चलने वाले लोग देशभक्त हो जाते हैं। और ये आरफा खानम शेरवानी कहती हैं कि 800 लोग अगर जो बुक किए गए हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या ये प्रोटेस्ट कर रहे थे? फरहान अख्तर, जावेद अख्तर के साहबजादे, कुछ फिल्में की हैं इन्होंने, क्या कह रहे हैं? ए फोर्स्ड अपोलॉजी इज नेवर फ्रॉम द हार्ट। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी ने पूछ लिया, अच्छा, माफी से दिल नहीं भरा तो क्या मारकर मानोगे? और लगे हाथ मुंबई पुलिस का एक स्टेटमेंट आ गया कि हम जल्दी ही नुपुर शर्मा को समन भेजेंगे। मतलब जैसे सब इंतजार में ही बैठे हैं कि करना क्या है। और ऐसा नहीं है कि ये सब एक तरफा ही चल रहा है, दूसरी तरफ से भी जवाब दिए गए हैं। लेकिन एक बयान जरा मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का भी सुनवा देता हूं आगे बढ़ने से पहले। इन्होंने, जिस दिन ये बयान आया था
टीवी डिबेट में, उसके अगले दिन एक भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कहा था, और अब जबकि नुपुर शर्मा को, नवीन को एक्सपेल कर दिया गया, तब इन्होंने क्या कहा है, जरा ये भी सुन लेते हैं। कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना नफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप रख दें। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीज़न के, मेरा मज़हब मुसलमान, मैं मुसलमान हूँ, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। हर आदमी इस समय सियासत करने पर आमादा है, और जो गल्फ कंट्रीज हैं और जो दूसरे देश हैं, वो भी जो भारत की विकास यात्रा है, भारत की जो प्रगति है, भारत की जो साख पूरी दुनिया में बन रही है, और ये जैसा मैंने पहले कहा है कि भारत ने 1-2 दिन में अर्जित नहीं की है, या कुछ समय में अर्जित नहीं की है। इसके लिए बहुत परिश्रम लगा है, बहुत प्रयास किए गए हैं। तो ये देश जो हैं, इसको पचा नहीं पा रहे हैं। अब तक कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मालदीव, लीबिया, बहरीन, ओमान, इनके विरोध पत्र आए, विरोध किया है कि जी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था डिबेट में। और इनमें से बहुत सारे देशों में जो हिंदुओं के खिलाफ या जो हमारे देवी देवता हैं उनके खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह की हरकतें होती हैं, क्या उनके बारे में ये कभी जबान खोलेंगे? इन पर इनके ऊपर छोड़ देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी, जो पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के प्रेशर में या कुछ दूसरे कारणों से, कुछ नए नए जो मठाधीश बने हैं इस्लाम वर्ल्ड के, उनकी वजह से, उनकी दखलंदाजी की वजह से भारत के खिलाफ लगातार एक कैंपेन चलाए हुए हैं, कश्मीर को लेकर के भी और कुछ दूसरे मसलों को लेकर के भी। उसकी तरफ से भी एक बयान आ गया, और बहुत आपत्तिजनक बयान उसकी तरफ से आया है। ओआईसी के जो महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि भारत के सत्तारूढ़ दल के एक व्यक्ति द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान की हम कड़ी आलोचना करते हैं। भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है, और उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में हिजाब बैन, मुस्लिमों के संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिमों पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो आज भारत के विदेश मंत्रालय ने न केवल ओआईसी को कड़ा जवाब दिया है, बल्कि पाकिस्तान को भी ये कहा है कि जरा अपने गिरेबान में झांक लो, वहां अल्पसंख्यकों के साथ आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। ओआईसी के
सचिवालय की टिप्पणी के बारे में जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने इस संगठन के द्वारा भारत के बारे में दिए गए बयान देखे हैं। सरकार ओआईसी सचिवालय के गलत और संकीर्ण बयानों को खारिज करती है। भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। कुछ लोगों ने एक धार्मिक व्यक्ति को अपमानित करते हुए आपत्तिजनक ट्वीट और बयान दिए। ये विवादित बयान भारत सरकार की राय से संबद्ध नहीं है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित संगठन ऑलरेडी कार्रवाई कर चुका है। और आगे इन्होंने ये भी कहा कि जो ओआईसी है उसने एक बार फिर प्रेरित, गुमराह करने वाली और शरारती टिप्पणी की है। यह दुखद है। यह केवल स्वार्थों के इशारे पर चलाया जा रहा विभाजनकारी एजेंडा है। हम ओआईसी सचिवालय को अपना सांप्रदायिक नजरिया छोड़ने और सभी धर्मों का सम्मान करने की अपील करते हैं। और पाकिस्तान के बारे में हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सिलसिलेवार ढंग से हनन करने वालों की बेतुकी बातों का किसी पर असर नहीं पड़ता। उसे किसी दूसरे देश के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर टिप्पणी करने का हक ही नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, अहमदियों और दूसरे अल्पसंख्यकों के संस्थागत उत्पीड़न की दुनिया गवाह है। और पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की तारीफ कर उनके स्मारक बनाए जाते हैं। और विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान से आह्वान करते हैं कि यह खतरनाक प्रचार करने और भारत में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश करने के बजाय अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें। और एक टिप्पणी केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की आई है। उन्होंने कहा कि ये कतर क्या कह रहा है, सऊदी अरब क्या कह रहा है, दूसरे देश क्या कह रहे हैं, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं या आरएसएस प्रमुख क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा ना सिर्फ ये है बल्कि सभी परंपराओं के लिए सम्मान और स्वीकृति है। हम सभी परंपराओं का सम्मान करते हैं और हम सभी परंपराओं को सत्य मानते हैं। भारत की संस्कृति किसी को भी दूसरों के रूप में नहीं मानती। हमें इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए कि प्रधानमंत्री बार बार क्या कह रहे हैं, आरएसएस प्रमुख क्या कह रहे हैं। वे कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारी समावेशन की परंपरा को मजबूत किया जाए, किसी को भी बाहर नहीं किया जाना है। यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमें इसे मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे बयान दूसरे तरफ से भी आ रहे हैं। एक कल्पना श्रीवास्तव हैं, उन्होंने कहा कि एक अभियान शुरू किया गया है, बायकॉट कतर एयरवेज, और फिर क्या ट्रेन टॉप 1 पर ये दिखाता है कि अगर इस तरह के देशों को सबक सिखाना हो तो कैसे। और देखिए, एक नताशा शर्मा, फिर वही नुपुर और नवीन तो ठीक, पर इन नफरती टीवी एंकरों की दुकानें कब बंद होंगी जो हर रोज खुलेआम नफरत फैलाते हैं। बहुत सारे बयान हैं। सुभ्रास था, जब हम अपने समाज और धर्म की लड़ाई राजनीतिक हाथों को छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं तो चुनावी पेच में फंसेंगे ही।
मैं बेपरवाह हमेशा उच्च वाणी में कहती हूं, अपनी स्पर्धा और स्वत्व कभी किसी एक समूह को देकर कर्तव्यकों की इति श्री मत कीजिए। किसी मठ ने शिवलिंग के अपमान पर क्या कोई एफआईआर की है? और ये एक बड़ी पीड़ा है कि अगर पैगंबर मोहम्मद के बारे में कोई टिप्पणियां कर दी तो कई जगह एफआईआर हो गई, हिंसा हो गई, दंगा हो गया। कई मुस्लिम कंट्रीज चाहे साजिशानी सही बयानबाजी करने पर उतारू हो गए, भारत के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। लेकिन शिवलिंग को फव्वारा बताया जा रहा है, अपमानजनक बातें कही जा रही हैं। हमारे यहाँ जितने ये मठ बने हुए हैं, क्या उनकी तरफ से कोई पहल हुई कि उसकी निंदा की जाए, एफआईआर कराई जाए, ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।